हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने राज्यसभा तक थ्योरीज और एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अब वन लाइनर की बारी है। वन लाइनर इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये हमारी मेमोरी को बूस्टअप करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं भाग 1 से लेकर के अभी तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 80 तक, वो सभी इसी तरीके से पढ़े हैं। थ्योरीज लगाए हैं, एमसीक्यूज लगाए हैं, वन लाइनर लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी किया गया है क्लास के ही दौरान। अगर आप लोग वो सेक्शन नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने वन लाइनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। दूसरा है संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन या द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो वो राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और इस 250 में दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य संघ और राज्य, संघ शासित प्रदेशों से और राज्यों से लिए जाते हैं। संघ शासित प्रदेशों में हम लोग देखे हैं दिल्ली से 3 है, पौंडीचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 है, मतलब 4 3 7 1 8 है और मतलब 8 इसमें से चला गया तो 230 सदस्य दोस्तों इसमें मतलब राज्यों से जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चौथा है, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? मतलब वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत कौन करता है? मतलब सदस्यों को राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है? मनोनीत राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन है, ये अभी हो सकता है क्वेश्चन आगे मिले, ठीक है। सातवां है, राष्ट्रपति राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनयन करता है वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से मनोनीत करता है। मात्र 4 क्षेत्र हैं, ठीक है, ध्यान देना है। और राज्यपाल जो राज्य की विधान परिषद में करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा प्लस सहकारिता जुड़ जाता है उसमें, ठीक है, ध्यान देना, सहकारिता आंदोलन जुड़ जाता है, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जब हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े थे और उसके बाद भी कई बार पढ़े और अब ये आया है यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से एक ही बार पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 4 से 6 बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा, ठीक है। 10वां है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। और किस विधि से? तो अनुपातिक पद्धति के अनुसार किया जाता है और उसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। 12वां है, लोकसभा द्वारा, ये धन विधेयक होगा दोस्तों, ठीक है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ये 14 दिन तक कोई कार्यवाही अगर राज्यसभा के द्वारा नहीं की जाती है तो लोकसभा जिस रूप में प्रेषित की थी राज्यसभा में उसी रूप में वो पास हुआ माना जाएगा। ये अनुच्छेद 109 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 13वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अंतरराष्ट्रीय विधियों, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू कराने के लिए संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 में संसद संघ सूची के विषय पर तो कानून बनाती ही है, समवर्ती सूची पर भी बनाएगी और राज्य सूची के विषय पर भी बना देगी, ठीक है, अनुच्छेद 253 के तहत। 14वां है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रस्ताव कितने से अधिक समय के लिए प्रयुक्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक के लिए यह प्रयुक्त नहीं रहेगा। मतलब अगर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा के अनुमोदन के पश्चात संसद ने कानून बनाया है
तो कानून बनाने के पश्चात वो 1 साल तक रहेगा, यदि राज्यसभा उसको पुनः 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से उसको पास नहीं कर देती। ठीक है, ये ध्यान देना है। 15वां है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक। 16वां है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पहली बार नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार ये लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक। 17वां है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, मतलब राष्ट्रीय हित मतलब अनुच्छेद 249 की बात करता है। ठीक है, ये कब मतलब संसद इसको पारित करेगी, कब पारित करेगी? जब राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पारित किया जाएगा, तब उस पर संसद जो है अपने साधारण बहुमत से उस पर कानून बनाती है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग थ्योरी की क्लास में, एमसीक्यू क्लास में 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मस्ट है जाके देखिएगा, एक बार में चीजें याद हो जाएंगी दोस्तों। हम भी जब तैयारी करते थे तो हम भी देखते थे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो हम भी देखते थे 4-4, 5-5 साल लोगों को हो जाता है, एक जॉब तक नहीं निकाल पाते दोस्तों, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं होता था, क्योंकि वो रिवीजन कभी करते ही नहीं थे। हम लोगों के साथ भी लोग ऐसे काफी लोग पढ़े हैं जो कभी नहीं रिवीजन करते थे दोस्तों। ठीक है, हमारा एसएससी में सिलेक्शन, रेलवे में सिलेक्शन, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया दोस्तों, इसमें इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि हम रिवाइज बहुत करते थे दोस्तों। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हमें याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में कम समय मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग। 18वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। और अगर यहीं पे पूछ लेता राज्यसभा का कार्यकाल, तो हम लोग अमूमन गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में 6 वर्ष मार देते हैं, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन, उसका कभी विघटन नहीं होता, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। और ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल इसका सदस्यों का निश्चित किया गया है, ये भी संविधान में नहीं निश्चित किया गया, और ये भी हम लोग एमसीक्यूज और थ्योरी में कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो निर्धारण 6 वर्ष का, ये कब किया गया था? ये आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत इसका निर्धारण किया गया है 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अभी आएगा, ठीक है, अभी ये सब आएगा। ठीक। 19वां है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कभी विघटन ही नहीं होता, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। 20वां है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है, तब 1/3 सदस्य हो जाएगा, मतलब इसको पलट देंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा कुल मिला के। ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। तो यहां पर होता है, और जब 1/3 सदस्य को जब पहली बार हटाया गया था, तो किस आधार पर हटाया गया था? मतलब अगर ऐसे ही किसी को भी हटा देते, इनको हटा दिए या उनको हटा दिए, तो मुंह फुला लेते, है कि नहीं, गुस्सा आ जाते। इसीलिए लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था की गई थी पहली बार इनको हटाने के लिए 1/3 सदस्यों की। और यही चीज हमसे यूपी पीसीएस के मेन इंटरव्यू में प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में पूछा गया था दोस्तों, कि पहली बार जब राज्यसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्यों को हटाया गया, तो वो किस आधार पर हटाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं 1/3 सदस्य। ठीक। 21वां है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और पूरे देश में किस राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? वो भी उत्तर प्रदेश, ये 31 सदस्य। ठीक है। 22वां है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। ठीक। 23वां है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी निर्वाचित सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 238 निर्वाचित सीटें हो सकती हैं, क्योंकि 250 सदस्य अधिकतम होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 250 में से 12 गया तो 238 होते हैं। ठीक है। 24वां है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में निहित है? तो अनुसूची 4थी अनुसूची में निहित है। ये भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जब अनुसूचियां पढ़ रहे थे, जब अनुच्छेद पढ़े थे, जब ये पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी कई बार रिवाइज कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं। 25वां, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये गलत लिख गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 64 के तहत होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 26वां है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 64 में निहित है दोस्तों। ठीक है। 27वां है, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनती है दोस्तों। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 28वां, राज्यसभा की कार्यवाही है तो गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति दोस्तों हमेशा 10% होती है या 1/10 होती है, और चूंकि इसकी सदस्य संख्या 250 है तो 250 का 10%,
25 होता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान। और गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति ऐसी न्यूनतम संख्या होती है जो कार्यवाही संचालन के लिए, जो कार्य संचालन के लिए आवश्यक होती है। अगर इससे कम संख्या होती है तो सदन, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को यह विवेकाधिकार है कि वो आने वाले समय तक, जब तक गणपूर्ति ना हो जाए तब तक स्थगित किए रहती है सदन को, ठीक है, ध्यान देना है। 29वां है, राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो विपक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। और विपक्ष के द्वारा नामित किया जाता है तो अब उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए भी यही शर्त है कि उसको न्यूनतम 10% सीटें हासिल होनी चाहिए। मतलब अगर 250 में सीटें हैं तो 25 सीटें उसको हासिल होनी चाहिए, तब वो विपक्ष के लायक कहलाएगा। और ये नियम कब बनाया गया था? ये नियम दोस्तों 1977 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 30वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। यहां पर यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति क्या होता है? वो तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ, बिना किसी फालतू की बात के, एग्जाम ओरिएंटेड टू द टॉपिक किया है, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों ने राज्यसभा का ये 3 चैप्टर मतलब 3 क्लासेस कर ली, थ्योरी, एमसीक्यूज और वन लाइनर, दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो वो सबके लिए बाहर जाएगा दोस्तों, ठीक है, उससे आप लोगों के सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हम लोग जीएस वाले भैया के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, दे दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में लोकसभा के साथ। जय हिंद, जय भारत।